Good morning, student. After shock therapy effects or consequence, our topic is tension and conflicts. Okay? टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स उनके बारे में जो कि हम बहुत सारे जो एरियाज़ थे उनमें क्या क्या टेंशन क्रिएट हो रही थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, most of the former Soviet republics are prone of conflicts and many have had civil wars and injustices, है ना. तो क्या हो रहा था कि बहुत सारी जो ऐसी कंट्रीज़ थी जो सोवियत यूनियन थे उसके मोस्टली ऐसे रिपब्लिकन्स थे, वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहा था बहुत सारे एरियाज़ में, है ना. अनेक बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन्स थे जहाँ पर सिविल वॉर और रिबेल्स जैसी कंडीशन को उन्होंने झेला था. उनके सामने वो चीज़ें आ रही थी. इसके साथ ग्रेजुअली क्या हुआ कि इन कंट्रीज़ में जो एक्सटर्नल पावर्स थी उनका इंटरफेरेंस भी बढ़ रहा था. एक तो ये इंटरनली अपने सिविल वॉर से लड़ रहे थे, सिविल वार को झेल रहे थे, है ना. दूसरा उन्होंने क्या किया कि बाहर एक्सटर्नली जो पावर्स थी वो भी इसके अंदर क्या करी थी, इंटरफेयर करी थी. ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई. सेकेंड कि जो रशिया है, इन रशिया 2 रिपब्लिक्स चेचया एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सेक्शनिस्ट मोमेंट. जो रशिया है उसके 2 रिपब्लिकन जो स्टेट थे, चेचया और दागिस्तान, वो जो थे वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, सेक्शनिस्ट मूवमेंट चला रहे थे. सेक्शनिस्ट और वायलेंस मूवमेंट, इसका मीन्स होता है कि वो अपने आप को अलग से सेक्शन बनाना चाहते थे, अलगाव करना चाहते थे. ऐसे मूवमेंट उन्होंने चला रखे थे. मॉस्कोज मेथड ऑफ डीलिंग विद द चेचन रिबेल्स एंड indiscriminate military bombings have led to many human rights violators but failed to deter the aspiration for independence. जो रशिया के जो चेचन के जो रिबेल्स थे उनसे निपटने के लिए वो जो मेथड जो रशिया ने अडॉप्ट किया था, मॉस्को ने अडॉप्ट कर रखा था और उसने क्या किया था, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मेथड था ये. और जो आर्मी बॉम्बिंग की जा रही थी वहाँ पर, जो कि ह्यूमन राइट्स का उसके अंदर उसको वायलेंट किया जा रहा था, ह्यूमन राइट्स के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा था. ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स को अपोज किया जा रहा था. लेकिन इस तरह की जो फ्रीडम था उस फ्रीडम को इन्होंने क्या किया, ये इसको इंडिपेंडेंस की जो वॉइस चली आ रही थी, एस्पिरेशन जो था पब्लिक का, है ना, उसको ये क्या नहीं कर पा रहे थे, दबा नहीं पा रहे थे एक तरह से. इन सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान विटनेस ए सिविल वॉर दैट वेंट टू for 10 years till 2001 and region as a whole has many sectarian conflicts. जो हमारा जो मध्य एशिया था, जो मिड एशियाई था, वहाँ पे तजाकिस्तान 10 ईयर्स थे, यानी कि 2001 से यहाँ पर सिविल वॉर की जो झेल रहा था, उसे चपेट में जो था, उससे इन्फ्लुएंस जो था वो. और इस पूरे के पूरे एरिया में बहुत सारे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे. अजरबैजान का एक अलग से जो एरिया था, नगरिनो काराबाख, अजरबैजान का एक अलग से नगर था, एक क्षेत्र था, सिटी था, काराबाख है. यहाँ के जो कुछ लोकल आर्मेनियाई जो थे वहाँ से उसको अलग होकर आर्मेनिया से मिलना चाहते थे. लोकल आर्मेनियाई अलग होकर, आइसोलेट होकर आर्मेनिया से मिलना चाहते थे. आर्मेनियाई अलग है बच्चों, और आर्मेनिया सिस्टम अलग है ना. उससे अलग होना, वो अजरबैजान एक छोटा सा एक अलग से इनका सिटी था, नगरेनो बाराबाग. या नगरिनो बाराबाग के कुछ लोग लोकली आर्मेनिया से अलग होना चाहते थे, और स्थानीय लोग जो कहाँ के, अजरबैजान के जो 2 नगर थे, काराबाग और यहाँ के लोग अलग होकर आर्मेनिया के साथ मिलना चाहते थे. जॉर्जिया में भी जो थे जो जॉर्जिया था
उस जॉर्जिया में भी 2 टेरिटरी थे, जो दो सेक्टर थे इनके, जो सिटी थे वो भी इससे अलग होना चाहते थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में जो वहाँ पर प्रेजेंट में रूल था उसको वहाँ पर उन्होंने हटा दिया था और उसको हटा कर के एक मूवमेंट चला रहे थे। इस तरह से कंट्री के अंदर वहाँ के वाटर को लेकर, रिवर वाटर के प्रॉब्लम्स को लेकर के, उनके मैटर को लेकर के आपस में उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। इन सारी जो मैटर थी उसकी वजह से एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं थी वहाँ पर, माहौल स्टेबल नहीं था और जो जनरल पब्लिक थी उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। ठीक है। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वेस्ट हाइड्रोकार्बन। सेंट्रल एरिया के जो सेंट्रल एरिया जो हमारा जो सेंट्रल एरिया था एशिया का, वहाँ के जो रिपब्लिकन कंट्री थे उनके पास विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज थे, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज थे। विच हैव ब्रोट दैम इकोनॉमी बेनिफिट, जो कि उन्हें क्या पहुँचा रहे थे, जो कि उन्हें क्या पहुँचाना चाहते थे, वो पहुँचाना चाहते थे, बेनिफिट्स पहुँचाना चाहते थे। बहुत सारे रिसोर्सेज थे जो इनको बेनिफिट पहुँचाना चाहते थे, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको होने वाला था। सेंट्रल एशिया हैज़ आल्सो बिकेम ए जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंपटीशन। जो हमारी जो इसकी वजह से जो एक्सटर्नल पावर्स थी, वो ऑयल कंपनीज़ थी, वो आपस में कंपटीशन का बनके के रह गया था। और ये जो एरिया था रशिया, चीन, अफ़गानिस्तान से लगा हुआ था। यहाँ पर जो वेस्ट एशिया से ये कंट्रीज़ बिल्कुल उसके पास में पड़ती थी। ठीक है ना। 11 सितंबर 2001 की एक इवेंट जो हुआ अमेरिका में, क्या हुआ था बच्चों, इवेंट जो हुआ था अमेरिका में, अमेरिका ये जो कंट्री थी अफ़गानिस्तान, यहाँ पर अपना एक आर्मी एरिया, आर्मी टेरिटरी बनाना चाहते थे। यहाँ के टेरिटरी के अंदर एक आर्मी बेस बनाना चाहते थे। और इन सभी कंट्रीज़ के अंदर, इन सभी स्टेट्स में इनको सबको इसके लिए क्या करना पड़ रहा था, किसी तरह का भुगतान करना पड़ रहा था उनको, है ना, कोई कॉस्ट उनको देनी पड़ रही थी। अब अफ़गानिस्तान इराक़ में जो वॉर हो रही थी, इसके समय में जो यहाँ के जो प्लेन थे, यहाँ के जो एयरप्लेन थे, उनको उड़ाने की परमिशन ली गई। रशिया ने इन सब को अपने पास के विदेश मानता था कि हमारे पास के विदेश हैं। कौन कौन से, जो किसको विदेश मानता था, जो एशिया, पश्चिमी एशिया का जो एरिया था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मिडिल एशिया, इन सबको जो रशिया था वो अपना बिल्कुल क्लोजेस्ट फॉरेन मानता था। और उनका ये मानना था कि इस तरह से जो स्टेट्स होते हैं रशिया के प्रभाव में उनको रहना चाहिए, ऐसा वो समझते थे कि ये हमसे पास में लगे हुए हैं तो रशिया के उनको इफ़ेक्ट में रहना चाहिए। जो ऑयल रिसोर्सेज थे, जैसे वहाँ पर जैसी चीज़ें वहाँ पर थी, उनके होने की वजह से चाइना के इंटरेस्ट इसके साथ कनेक्ट थे भाई, क्योंकि भाई ऑयल रिसोर्सेज कंपनियाँ थी। ऐसे समय में जो चीनी जो थे उन्होंने वहाँ के बॉर्डर लाइन से लेकर के ट्रेड करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ट्रेड करना शुरू कर दिया। इन ईस्टर्न यूरोप, है ना, इन ईस्टर्न यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप का जो हिस्सा था वहाँ पे चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू, जो चेकोस्लोवाकिया का जो हिस्सा था, एक मिनट में पेज चेंज करती हूँ, जो चेकोस्लोवाकिया का जो हिस्सा था ना, क्लोज ऑफ वेस्ट एशिया, इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू, मतलब कि जो चेकोस्लोवाकिया था, ईस्ट यूरोप का जो हिस्सा था, वो वहाँ पर 2 पार्ट्स में उनको बांटा गया था। एक तरह से पीसफुली बांट दिया गया था चेकोस्लोवाकिया को। चेक और चेकोस्लोवाकिया 2 बन गए थे। चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा जो था 2 पार्ट्स में पीसफुली डिवाइड कर दिया गया। इनके 2 नाम, ये 2 कंट्री बन गए थे। और वो 2 कंट्री जो थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे बाल्कन एरियाज़ में थे। बाल्कन एरियाज़ आपको याद है,
बाल्कन एरिया के जो रिपब्लिकन थे चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। बाल्कन क्षेत्र जो होता है, बाल्कन सी से लगता हुआ जो कंट्रीज़ थी उनको बाल्कन एरिया कहते हैं। और ये जो ऐसे रिपब्लिकन चेकोस्लोवाकिया में हुआ उसमें 1991 के बाद चेकोस्लोवाकिया बहुत सारे एरियाज़ में डिवाइड हो गया था। और इनमें जो भी बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवाकिया, इनके अंदर बहुत सारे बोस्निया, हर्जेगोविना ये जो थे इंडिपेंडेंस, यहाँ से डिमांड उठने लग गई कि अब इनको अलग कर हो गया और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर नाटो ने इंटरफेयर करना पड़ा। नाटो को क्या करना पड़ा? नाटो आप जानते ही हो, नाटो क्या है? 12 कंट्रीज़ का ऐसा ग्रुप था जो कि 1949 में अमेरिका ने इस्टेब्लिश किया था। आर्मी, ये आर्मी ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है ना। तो इन्होंने, नाटो ने इसमें इंटरफेयर किया। चेकोस्लोवाकिया में बमबारी हुई, बॉम्बिंग की गई चेकोस्लोवाकिया के अंदर। यहाँ पर जो था फॉलोइंग देयर इंटर एथनिक सिविल वार। इंटर एथनिक सिविल वार का मतलब होता है जातीय संघर्ष, ठीक है ना। यहाँ पर जो वार हुई उसमें जातीय संघर्ष का कॉन्फ्लिक्ट्स का फॉर्म में वो वहाँ पर आ गया। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है जो अदर कंट्रीज़ में ऑयल रिसोर्सेज को लेकर, टेरिटरी को लेकर बमबारी की गई, कहीं पर सिविल वार हुई और उन्होंने यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट की। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक है, आप इसको देख लीजिए। और अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया और जो इसके बाद जो कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ बनी थी उनका क्या रिलेशन था, ठीक है। ओके।